हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये हिस्ट्री क्लास 7th का हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री में आज आपका कौन सा चैप्टर है? हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 5 है, यानी 1 से लेके 4 तक आपको करवा दिया गया चैप्टर। आप वीडियो देख सकते हैं। और ये आज का 5 चैप्टर है, यानी हिस्ट्री का 5 चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बेस। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस लेसन का क्या नाम है। तो लेसन का नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। यानी इस लेसन का नाम है, लेसन 5 है आपका। और जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है ये वीडियो। देखिए जैसा कि अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच की कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में किस्में शहर और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद है आपका, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किया गया था। उसमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। उसके बाद है आपका, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, यानी जो बड़े शहर थे उससे भी परे जो जनजातीय समाज थी वो कैसे थी। तो अलबत्ता दूसरे दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। वे ना ही अपने असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदानी दारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजाति खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी। कुछ कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या उसके बाद है आपका पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला कर अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी, वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चार गांवों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच उनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगल, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृतियों को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर ही रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी कार्य किया गया। उसके बाद है आपका, जनजातीय लोग कौन थे, यानी जनजातीय जो लोग थे वो कौन थे। तो समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों और जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वार्षिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी के विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगा और अरुघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, देखिए ये आपको मैप दिखाया गया, इसमें आपको दिखाया गया जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती थी। उसके बाद है आपका, एक शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीपों के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम तथा कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हुआ। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति
राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया, इन जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। उसके बाद आपका देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह से दूसरी जगह खेतिहर तथा यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रहण बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। उसके बाद है आपका खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, यानी कि जो खानाबदोश से घुमंतू लोग थे वो कैसे रहते थे। तो देखिए, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारों उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती और गृहस्थियों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, वे सामान की खरीद फरोश करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा यानी टंडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यानी अध्याय 3 में अपने बंजारों का एक ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक समाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जागीर ने स्मारकों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का कार्य करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। उसके बाद आपका बंजारे क्या हैं, ये देखिए बंजारे क्या हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक तांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल इसके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चराने के लिए मौसम खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद है आपका कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते और पोसते और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का कार्य करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की जगह फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उसके बाद है आपका बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देखिए, बदलता समाज कैसा था। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर भी छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों के जाति विभाजन समाज में शामिल किया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति यानी समाज के संगठन पर आधारित हो गई थी। उसके बाद है आपका जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के पल्ली तालुक में स्थित उरई का कोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का अध्याय मिलता है। ये रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के काम काज तय किया जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों को बने
सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। उसके बाद है आपका 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राजाओं के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। उसके बाद है आपका शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सकता था। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बनाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो देखिए, ये गौड़ महिला की चित्र दिखाया गया आपको, यानी गौड़ जनजाति के लोग कैसे होते थे। उसके बाद है आपका नज़दीक से एक नज़र। तो नज़दीक से एक नज़र देखिए तो गौड़ लोग गढ़वाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इस इतिहास यानी अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। उसके बाद है इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्रीकृत हो गई। राज्य गढ़ों में विभाजित हो गया। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को बनाते थे। बड़े राज्यों के उदय से गौड़ साम्राज्य के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गौड़ राजा अमन दास ने सम्राट शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसके बाद है आपका दत्तपल की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उन्होंने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद ही लड़ता हुआ मर गया था। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने की व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष असफल रहे। उसके बाद है अहोम जनजाति कैसी थी। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो यानी 1523 और कोच होजो यानी 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा सा राज्य बनाया और उसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई
आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जमूला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। उसके बाद है आपका अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य से एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल किया करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। जहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। उसके बाद है आपका शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान में मिली। शिव सिंह यानी 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। उसके बाद है आपका अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा जाता था। उसके बाद आपका देखिए निष्कर्ष। इस युग की हम चर्चा करते आए हैं। इस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे में रहते थे। इन आदान प्रदान दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चली। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उन्होंने इसे बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों के साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया था। यह आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हुए यहाँ पे। कल आपका 6 लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।